नमस्कार, मैं वैद्य सुधा शर्मा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक चिकित्सक के लिए बहुत ही आवश्यक है किसी भी चिकित्सा क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए। राग आदि रोगान सतत अनुशक्तान शेष काय प्रसृतान शेषान औसुक्यम आहार अर्तिन जंगान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तुते तस्मै। जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं और जो उत्सुकता, मोह और अर्ति अर्थात बेचैनी को उत्पन्न करते हैं, उन सबको जिसने नष्ट किया उस वैद्य को हमारा नमस्कार है। किसी भी वैद्य को चिकित्सा क्षेत्र में जाने के पश्चात हमें सबसे पहले आयुर्वेद के प्रयोजन के विषय में जानना सबसे आवश्यक हो जाता है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि हमें जो रोगी प्राणी है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का एक प्रयोजन है। इसके पश्चात जब हम चिकित्सा क्षेत्र में जाते हैं तो हमें कुछ विषयों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे हमें दोषों के विषय में जानना, सर्वप्रथम हमें दोषों का पता होना आवश्यक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 दोष हैं। हमारा शरीर 3 दोष, 5 महाभूतों और आत्मा से बना हुआ है। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो महाभूत हैं और चेतना धातु, इन्हीं को पुरुष कहा गया है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं तो जल तत्व को कफ है, अग्नि तत्व पित्त है और वायु तत्व ही वात कहा गया है। इसके पश्चात हम दोषों का वर्णन करते हैं। वात, पित्त एवं कफ 3 प्रकार के दोष हमारे यहाँ माने गए हैं, वाग्भट में, चरक में और सुश्रुत में। त्रयोदोषा समासतः। इसके पश्चात हम देखते हैं कि विकृत और अविकृत दोष, ये तीनों दोष जब विकृत अवस्था में हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर का विनाश कर देते हैं, और जब ये समान भाव में शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं तो हमें स्वास्थ्य की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि दोषों के स्थान और प्रकोप काल, कि ये तीनों वातादि दोष हमेशा ही हमारे पूरे शरीर के अंदर व्याप्त होते हैं। जैसे जो वात है, वात का स्थान नाभि के निचले हिस्से में कहा गया है, नाभि और हृदय के मध्य भाग में पित्त का स्थान है और हृदय के ऊपरी भाग में शिरा प्रदेश में कफ का आश्रय माना गया है। अब हम इसके पश्चात आयु में भी इसी प्रकार वात, पित्त और कफ का समावेश है। जैसे कि ये दोष हमेशा ही गति करते रहते हैं, तो उसी प्रकार जो वृद्धावस्था अर्थात जो हमारी आयु है उसके अंतकाल में, वृद्धावस्था काल में वायु, वय के मध्य यौवन काल में पित्त और बाल्यकाल बचपन में कफ गतिशील रहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा समय है, अवस्था, अंतिम भाग जो होता है, तो दिन का जो अंतिम भाग है अर्थात 2 बजे से जो 6 बजे तक का है, रात्रि का जो अंतिम भाग है 2 बजे से 6 बजे तक। इसी प्रकार अन्न के पचने का जो अंतिम काल है वहाँ वायु का प्रकोप माना गया है। अवस्था हमारी आयु का जो मध्य भाग है, युवावस्था हम जैसे कह सकते हैं, दिन का जो मध्य भाग है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, रात्रि का मध्य भाग रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसी प्रकार जब भोजन के पचने का भी जो मध्यकाल है उस समय में पित्त का प्रकोप पाया जाता है। अब हम आयु के हिसाब से बाल्यपन या बचपन, दिन का प्रथम भाग मतलब कि 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक, रात्रि का प्रथम भाग 6 बजे से 10 बजे तक, और अन्न के पचने का भी आदि काल, इसको हम कफ का प्रकोप काल मानते हैं। इसी प्रकार दोषों का हमारे अग्नि पर भी प्रभाव पड़ता है। ये वात आदि जो तीनों दोष हैं, इनकी वृद्धि से
अग्नि, जठराग्नि जो है वात के बढ़ने से विषम हो जाती है, पित्त दोष के बढ़ने से तीक्ष्ण हो जाती है और कफ दोष के बढ़ने से मंद हो जाती है। और यदि यह अग्नि सम मात्रा में रहती है तो अग्नि का सम प्रमाण में माना जाता है। उसी प्रकार कोष्ठ पर भी इन दोषों का प्रभाव पड़ता है। वात दोष से क्रूर कोष्ठ की उत्पत्ति होती है, पित्त दोष से मृदु कोष्ठ की उत्पत्ति होती है, कफ दोष से मध्यम कोष्ठ की उत्पत्ति होती है। और तीनों दोषों के सम रहने पर वह मध्यम ही रहता है या वह एक स्वस्थ कोष्ठ हम उसको कह सकते हैं। इसी प्रकार गर्भ की प्रकृति का निर्धारण करते समय भी दोषों की बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है। गर्भाधान में जो माता पिता के आर्तव और जो शुक्र धातु है उसकी उपस्थिति से वात आदि जो दोष हैं उनके अनुसार गर्भ की भी 3 प्रकृतियाँ बताई गई हैं कि अगर वात दोष की अधिकता होगी तो हीन प्रकृति की उत्पत्ति होगी, पित्त दोष की अधिकता होगी तो मध्यम प्रकृति और कफ दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति की उत्पत्ति मानी गई है। और कफज जो प्रकृति है, उत्तम प्रकृति, वही उसी को श्रेष्ठ माना गया है। जो प्रकृतियाँ 2-2 दोषों के समावेश से बनती हैं वो निंदनीय मानी गई हैं। और सम धातु, जहाँ तीनों धातु जो तीनों दोष हैं वो जब सम अवस्था में होते हैं तो वह प्रकृति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जैसे वात प्रकृति हीन, पित्त प्रकृति मध्यम, कफज प्रकृति उत्तम, सम धातु सबसे उत्तम। द्विदोषज प्रकृतियाँ जैसे वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति, ये तीनों निंदित मानी गई हैं। इसके पश्चात हम प्रकृति के वर्णन के बाद इन दोषों के गुणों के विषय में जानना हमें बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी हम फील्ड में जाके जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें सामने बैठे हुए रोगी की प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि आयुर्वेद में सभी की रोग की प्रकृति जो है, मरीज की जो प्रकृति है वो अलग अलग पाई जाती है। हम एक ही औषध के साथ सभी रोगियों की चिकित्सा नहीं कर सकते, तो हमें सभी रोगियों में उन गुणों को ध्यान में रखकर ही चिकित्सा करनी होती है। जैसे वात दोष के गुणों का हमें पता होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अष्टांग हृदय में कहा भी गया है, तत्र रुक्षो लघु शीत है खर सूक्ष्म चलो अनिल है। वात दोष के गुण बताए गए हैं, रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म तथा चल। चल मीन्स हमेशा ही गतिशील रहना। यहाँ जो वात का गुण शीत कहा गया है, वात दोष मतलब कि वो हमेशा बहने वाला, गर्मियों में जो सर्दियों में शीतल और गर्मियों में हमें गर्म प्रतीत होता है। इसी प्रकार हम पित्त दोष के गुणों के विषय में जानेंगे। पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्र सरम ध्रुवम, कि यह कुछ स्निग्ध मिलेगा, तीक्ष्ण होगा, उष्ण होगा, लघु, और उसमें एक अजीब से प्रकार की हमें गंध का अनुभव होता है। सर और द्रव, कि जैसे जब वमन होता है तो पित्त दोष है तो हरा पीला रंग का जो वमन है वो हरे पीले रंग का होगा, और सूंघने में उसमें जो गंध आती है उसे हम विस्र गंध के नाम से जानते हैं। मतलब कि जो अच्छी नहीं होती, जिसमें हमें स्मेल ज़्यादा आती है, तो वह विस्र गंध। इसके पश्चात हम कफ दोष के गुणों के विषय में जानेंगे। स्निग्ध शीतो गुरु मंदस लक्षणों मृत्सन स्थिर कफा, कि जिसके गुण हैं स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, लक्षण, मृत्सन और स्थिर। मृत्सन शब्द का यहाँ बहुत जगह हमें मिलता है कि पिछलता, चिकनापन, कि जैसे हम लिपाई पुताई करते हैं तो उसके लिए जो मिट्टी होती है तो उसको हम कहते हैं कि जो चिकनी, जिससे हम घड़े वगैरह जो बनते हैं वो चिकनापन, तो वो हो गया हमारा मृत्सन। इसके पश्चात हम संसर्ग और सन्निपात के विषय में भी हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, कि जब किसी 2 दोषों के एक साथ क्षय हो जाने से या वृद्धि हो जाती है तो हम उसको संसर्ग कहते हैं, और यदि तीनों दोषों का संसर्ग या क्षय हो जाता है तो हम इसको सन्निपात कहते हैं। क्योंकि दोषों का सम होना ही
उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण है। इसलिए हमें किसी भी रोगी में जब हम परीक्षा करते हैं तो हमें उन दोषों का वृद्धि और क्षय के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके पश्चात हम आते हैं धातु कि हमारा जो शरीर है वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस प्रकार ये 7 धातुओं के द्वारा बना हुआ है। इन्हें हम दूष्य भी कहते हैं। इसके पश्चात मल है, मूत्र, पुरीश और स्वेद, ये 3 मल माने गए हैं। जब हम कहते हैं कि एक हमारा श्लोक है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, कि मतलब जो हमारे वात आदि तीनों दोष हैं और रस, रक्त आदि जो हमारी धातुएं हैं और मूत्र आदि जो हमारे शरीर के मल हैं, यही हमारे शरीर का आधार है। मतलब कि हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि इन सभी को जब ये द्रव्य जो धातु हैं जब ये सम अवस्था में होती हैं तो ये हमारे शरीर का धारण और पोषण करती हैं। इसके बाद हम दोष जो हैं उन्हें जो दूषित करते हैं उन्हें हम दूष्य कहते हैं। इसके पश्चात मल हैं, मूत्र आदि जो मल कहे गए हैं वो भी दूष्य माने गए हैं। रस का मल कफ को कहा गया है, रक्त का मल पित्त है, कान, नाक आदि छिद्रों में जो मल होता है वह मांस का मल है, मेद का मल है, स्वेद पसीना आना, क्योंकि ये हमारा अनुभव भी होता है कि जो इंसान या जो रोगी मेदस्वी होता है, मोटा है, कफज है, उस प्रकृति के रोगी से हमें पसीने की दुर्गंध अधिक आती है या उनको पसीने की वो हमें कंप्लेंट्स ज़्यादा देते हैं। अस्थियों के मल हैं नख और रोम, क्योंकि अस्थिसार पुरुष के शरीर में बहुत केश खूब रोम होते हैं। मज्जा का मल त्वचागत स्नेह है और नेत्र का मल का स्नेह है। मज्जासार पुरुष का शरीर चिकना रहता है और उसके शरीर में मज्जा की कमी रहती है, उसकी त्वचा सूखी हो जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं शुक्र का मल, शुक्र के मल को ओज कहा गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं वृद्धि समाने सर्वेशाम विपरीतय विप्रिय, कि दोष धातु और मलों की वृद्धि और क्षय, कि शरीर से यदि ये जो वात आदि दोष, रस आदि जो धातुएं हैं और मल, इनका समान गुण धर्म वाले यदि हम उन पदार्थों का सेवन करते हैं अपने आहार में तो वो उन दोषों की वृद्धि करते हैं। और यदि हम उसके विपरीत गुण वाले भोजन का या आहार विहार का सेवन करते हैं तो उन गुणों का क्षय संभव है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दोष धातु और मल इनका उचित प्रकार से बढ़ना या क्षीण होना स्वास्थ्य की वृद्धि में कारण होता है। और यदि हम आहार विहार का अनुचित प्रकार से सेवन करते हैं तो वृद्धि और क्षय होने के कारण रोग की उत्पत्ति का कारण भी इन्हीं को माना गया है। तो बढ़े हुए दोषों को, धातुओं, मलों को हम घटाकर सम कर सकते हैं और घटे हुए को बढ़ाकर सम अवस्था में लाना, इसी को हम चिकित्सा में हमें इसी चीज़ की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात हम रसों का वर्णन करते हैं। रस हैं मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सभी जानते हैं। ये सभी रस जो हैं अनेक प्रकार के औषधियों में, द्रव्यों में, आहार द्रव्यों में पाए जाते हैं। मधुर रस जो है वो सबसे अधिक बलवर्धक होता है और उसके उत्तरोत्तर आगे जाने वाले जितने भी रस हैं वो धीरे धीरे बल का नाश करने वाले होते हैं। इसके पश्चात हम रसों का वात आदि जो हमारे दोष हैं उन पर भी इनका प्रभाव माना गया है। उनमें प्रथम 3 जो हैं मधुर, आम्ल और लवण, ये रस वात दोष को नष्ट करने वाले होते हैं, जबकि तिक्त, कटु और कषाय ये कफ दोष को नष्ट करने वाले होते हैं। और कषाय, तिक्त और मधुर रस ये पित्त को नष्ट करते हैं। इसके विपरीत रस जो होते हैं वात, पित्त, कफ दोषों को बढ़ाते हैं। इसके पश्चात हम देख सकते हैं कि रसों का वात आदि पर जो प्रभाव पड़ता है, इससे उत्तरोत्तर कुछ जो दोष हैं, अगर हम 3 रस एक एक दोष को पैदा करते हैं, फिर 3 रस जो हैं एक एक दोष को शांत करते हैं। जैसे कटु, तिक्त, कषाय रस जो हैं वो वात दोष को उत्पन्न करते हैं और मधुर, आम्ल और लवण रस इसे शांत कर देते हैं। इसके पश्चात हम
द्रव्य अर्थात औषध द्रव्यों के विषय में भी हमें जानना आवश्यक होता है, क्योंकि ये 3 प्रकार के होते हैं, शमन, कोपन और स्वस्थित। एक श्लोक भी है, शमनम कोपनम स्वस्थितम द्रव्यम इति त्रिधा, कि 3 प्रकार की औषध द्रव्य माने गए हैं। शमन द्रव्य वो होते हैं जो वात आदि दोषों का शमन करने वाले होते हैं, कोपन वो होते हैं जो वात आदि दोषों को कुपित करते हैं, और स्वस्थित वो द्रव्य होते हैं जो स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। इसमें जैसे हम थोड़ा सा इसका डिटेल लेंगे कि जैसे शमन द्रव्य है, हम तेल, घृत और मधु के विषय में जान सकते हैं। तेल जो है वो स्निग्ध है, उष्ण गुण वाला है और गुरु है, तो इसके कारण ये वात दोष का शमन कर देता है, क्योंकि तेल जो है वो वात दोष के विपरीत गुण वाला होता है। इसके पश्चात हमारा है घृत। घृत मधुर होता है, शीतल है, मंद गुण वाला है, तो इसके कारण ये अपने विपरीत गुण वाले जो हमारा पित्त दोष है उसको शमन करता है। तीसरा आता है हमारा मधु। मधु का जो गुण है वो है रुक्ष, तीक्ष्ण, शीत। ये उष्ण सदा विपरीत रहता, रुक्ष, तीक्ष्ण और कषाय गुण वाला होता है। इसके कारण अपने से ये विपरीत गुण वाले कफ दोष का शमन कर देता है। इसी प्रकार हम कोपन द्रव्य, कोपन जो हमारी औषधियाँ हैं कि जिसके सेवन करने से हमारे शरीर में दोष कुपित हो जाते हैं, तो ये जो कोपन द्रव्य होते हैं ये वात आदि दोषों को, रस आदि धातुओं को, मूत्र आदि मलों को ये कुपित कर देते हैं, तो इसीलिए इनको हम कोपन द्रव्य कहते हैं। जैसे यवक जो शुक धान्य के अंदर आता है, पाटल बृहधान्य के अंदर, माश, उड़द, मछली, सरसों का तेल, दधी, किलाट, तो ये इसी के अंतर्गत हम विरुद्ध पदार्थों का सेवन भी कह सकते हैं। जैसे दूध और मछली का एक साथ सेवन करने से हमारे वात आदि दोष, जो हमारे रस, रक्त आदि जो हमारे दूषय हैं, धातुएं हैं और जो हमारे मल हैं वो कुपित हो जाते हैं। इसके पश्चात आते हैं हम स्वस्थित औषध द्रव्यों पर। ऋतुचर्या के अंतर्गत हम स्वस्थित औषधियों के या पथ्य के बारे में जो पढ़ते हैं, यदि हम ऋतुचर्या का पालन विधि पूर्वक करते हैं तो हमें स्वास्थ्य की उत्पत्ति होती है, जो हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके पश्चात हम जो बात करेंगे वो करेंगे वीर्य, क्योंकि इसके पश्चात हमें वीर्य को जानना भी बहुत आवश्यक है। द्रव्यों में 2 प्रकार के वीर्य जनरली हम लोग मानते हैं, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। कि वीर्य बहुत सारे आचार्यों के अलग अलग मत इसमें माने गए हैं। एक आचार्य जो हैं वो 8 प्रकार के वीर्य कहते हैं, जिसमें मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण और शीत। दूसरे आचार्य हैं वो शीत और उष्ण 2 प्रकार के वीर्य मानते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी की वीर्य के संबंध में अलग अलग मान्यताएं हैं, परंतु जनरली जो हैं वो 2 ही वीर्यों माने जाते हैं, उष्ण वीर्य एवं शीत वीर्य। इसके पश्चात हम देखते हैं विपाक, कि ठीक है हम ये कह सकते हैं कि कोई भी द्रव्य किसी रस से, कोई भी रस उसके अंदर है, लेकिन विपाक जो है वह 3 प्रकार का होता है, मधुर, आम्ल और कटु विपाक। रसों का जब हम भिन्न भिन्न ज्ञान हमारे जीवा के स्पर्श से हम अनुभव करते हैं, परंतु विपाक का ज्ञान हमें उसके कर्म के आधार पर होता है। तो विपाक का ज्ञान आहार के पचने के बाद जो हमें अनुभव होता है उसके हिसाब से हम विपाक का अनुभव करते हैं। कि मधुर आदि रसों का शरीर पर तत्कालीन प्रभाव जब पड़ता है तो जठराग्नि के संयोग होने पर जो दूसरे रस की उत्पत्ति होती है उसे हम विपाक कहते हैं। अब द्रव्यों के गुण, जो हमारी औषधियाँ हैं उनके गुण भी हैं, वो 20 प्रकार के गुण हम सभी ने संहिताओं के अंदर पढ़े हुए हैं। गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, श्लक्षण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, विशद और पिच्छल। तो इस प्रकार इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे मध्य के 10 गुण हैं, इसके विपरीत 10 ओज के गुण हैं। दूध के गुण कहे गए हैं क्योंकि दूध के गुण ओज के समान हैं, कि दूध को पीने से ओज गुण की वृद्धि होती है।
तो इसी प्रकार जो मध्य में 3 अतिरिक्त माने गए हैं, वैवाही, विकासी और आशुकारी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे गुरु को हम भारी कहते हैं, लघु का मतलब है हल्का, मंद मीन्स जो लंबे समय तक रहे, चिरकारी, तीक्ष्ण जो तीखा है, शीत जो ठंडा है, उष्ण जो गर्म है, स्निग्ध चिकना है। ऐसे ही हम सभी गुणों के विषय में वो हम सबको पता होता है या उनके अर्थ हम सभी को पता है। इसके पश्चात हम रोग और आरोग्य के कारणों के विषय में हमें जानना चिकित्सा करने से पहले बहुत ही आवश्यक होता है कि काल, अर्थ और कर्म के हीन योग होने से, मिथ्या योग होने से या अति योग होने से रोग और रोगों की उत्पत्ति बताई गई है। कि यदि काल का, अर्थ का और कर्म का यदि सम्यक योग होता है तो हम आरोग्य को प्राप्त करते हैं या आरोग्य में ये कारण बताए गए हैं। जिस प्रकार इसको बांटा गया है, शीतकाल, उष्णकाल, वर्षाकाल, इनको जो समूह हैं इनको हम संवत्सर कहते हैं। इनमें अगर शीत, उष्ण, वर्षा का अधिक होना अति योग हो जाएगा, थोड़ा होना हीन योग हो जाएगा और अपने नियमों के अनुसार ना होने को हम मिथ्या योग कहते हैं। इसी प्रकार हम अर्थ से हम जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र आदि, उन विषयों का जो हम ग्रहण करते हैं उसके अर्थात उसका हम अर्थ के साथ संबंध बनाते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अधिक संयोग होना उसका अति योग हो जाता है, थोड़ा संयोग होना उनका हीन योग होता है और अनिष्टकारक संयोग होने पर मिथ्या योग होता है। इसी प्रकार हम सम्यक योग में काल, अर्थ और काम का अति योग, हीन योग और मिथ्या योग के अतिरिक्त जो समुचित योग होता है उसे हम सम्यक योग कहते हैं, जो आरोग्यता में एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पश्चात हम रोग और आरोग्य के भेदों के विषय में जानेंगे। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोषम साम्यम आरोग्यता। कि वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों की विषमता या विषम अवस्था का जो नाम है उसको हम रोग कहते हैं। और जब ये समान स्थिति में रहते हैं तो हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है और इसके कारण जो मानव है वो सुखी रहता है, आरोग्य को प्राप्त करता है। अब रोगों के 2 प्रकार के भेद बताए गए हैं, वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि रोग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि कोई भी रोगी यदि हमारे सामने आता है तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उसका रोग मानसिक है या शारीरिक है। तो उसी प्रकार से सामान्य रूप से जनरली हम देखते हैं कि निज और आगंतुज। निज होते हैं जो दोषों के मिथ्या योग या अयोग या अतियोग के कारण हो जाते हैं, उनमें विषमता, दोषों में विषमता आने के कारण हो जाते हैं, तो उन्हें हम निज रोग कहेंगे। और आगंतिज रोग जो किसी बाहरी आघात के कारण होते हैं, किसी चोट के कारण होते हैं, भूत वेश के कारण होते हैं, सर्प आदि के कारण हो जाते हैं, तेजाब गिरने के कारण या आग, गदा, लाठी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने पर जो होते हैं उन्हें हम आगंतुज रोग कहते हैं। 2 प्रकार के रोगों के अधिष्ठान माने गए हैं आश्रय भेद से। एक है हमारा शरीर और एक है हमारा मन। पहला जो है वो है हमारा शरीर, काय, और दूसरा है हमारा मन। इसके पश्चात हम मानसिक रोगों के विषय में जानेंगे कि रजस तमश्च मनसो द्वैच दोषा वदा आहतु। कि मन के भी 2 दोष हैं, रज और तम। गुण 3 हैं, सत्व, रज और तम। इसमें कहा भी गया है कि मानस रोगों की ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि, इसके द्वारा हम इनकी चिकित्सा करते हैं। वो आगे हम चिकित्सा के, जब हमारा चिकित्सा का विषय आएगा उसमें हम उस विषय में जानेंगे कि सत्वगुण सर्वथा निर्विकार रहता है। अतः सत्वगुण जो है वो हमें मानसिक आरोग्य देने में एक कारण है। सत्व, रज और तम की निरुक्ति भी की गई है। ये सत्व को कहते हैं अस्तित्व युक्त, रज को कहते हैं राग, आसक्ति, जिसमें हमें आसक्ति का अनुभव हो, इमोशनलिटी ज़्यादा हो तो हम उसको कहेंगे रजगुण। और तमस जो विनाश का कारण बने उसको हम तम गुण के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हम रोगी की परीक्षा, कि हमें रोगी की परीक्षा कैसे करनी चाहिए। तो आचार्यों ने या हम पढ़ते आए हैं कि दर्शन, स्पर्शन और प्रश्नय, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नय परीक्षेत च रोगिणम।
ये रोगी की परीक्षा हम दर्शन से कर सकते हैं कि सामने जैसे रोगी हमारे कक्ष में आया तो हम सामने देखते हैं तो बहुत कुछ उससे जान लेते हैं। उसके पश्चात हम स्पर्शन, उसको छूकर उसकी नाड़ी परीक्षा के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि इसको क्या रोग है। उसके पश्चात हम उससे भी अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर भी हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें हम जो देखते हैं, जैसे बहुत बार होता है कि कोई जूं वगैरह है वो हमें सामने दिख जाती है। रक्त पित्त का पेशेंट आता है तो उसमें हमें ब्लीडिंग हो रही होती है तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसको रक्त पित्त की बीमारी है, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसके सामने होता है। तो इस प्रकार हम दर्शन, प्रश्न और स्पर्शन के द्वारा रोगी की परीक्षा कर सकते हैं। इसके पश्चात रोगी की परीक्षा का एक और तरीका भी है जिसमें हम निदान, पूर्वरूप, लक्षण और संप्राप्ति नामक जो रोग ज्ञान के जो हमारे उपाय हैं उनकी भी हमें परीक्षा करनी होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भूमि देश और देह देश, ये दो प्रकार के हमारे देश बताए गए हैं जिसके अनुसार हमें चिकित्सा करनी होती है और निदान भी हमें उसी के अनुसार करना होता है। कि भूमि देश जैसे है वो हमें 3 प्रकार का बताते हैं। जांगल देश है, आनूप देश है या साधारण देश है। जांगल देश जहाँ हवा ज़्यादा होंगी तो वो वात दोष की प्रधानता रखेगा। आनूप देश है, इस देश में कफ दोष की प्रधानता रहेगी। साधारण देश में तीनों ही दोष जो हैं वो हमें समान अवस्था में मिलेंगी। इसके पश्चात काल है। आयुर्वेद में काल भी 2 प्रकार का माना गया है कि प्रातःकाल जो है क्षण तथा प्रातःकाल और सायंकाल। रोग की अवस्था से जैसे हम आम अवस्था एवं जीर्ण अवस्था, इन दोनों कालों के अनुसार हमें चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। जो इसके पश्चात जो हमारा काल है उसको और भी ऋतु में क्या कहते हैं, पक्ष में, अहोरात्र में, अयन में, इस प्रकार से बांटा गया है और उसके हिसाब से हम औषध की जो संरचना करते हैं वो उसी प्रकार से करते हैं कि जैसे हमें यदि वमन की औषध देनी है तो हम प्रातःकाल में वमन औषध का प्रयोग करेंगे। अगर विरेचन देना है तो मध्याह्न में विरेचन कराएंगे या कुछ समय रुक कर फिर हम वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम जो काल है उसके अनुसार ही हम चिकित्सा करते हैं। इसके पश्चात आता है शोधनम, शमनम चयति समसाद औषधम द्विधा। औषध के प्रकार कि औषध की भी चिकित्सा के प्रकार भी हैं। जैसे हम एक शोधन चिकित्सा करते हैं जिसमें वमन, विरेचन आदि के द्वारा हम जो बढ़े हुए दोष हैं उनको शोधन करते हैं। दूसरा जो है वो है शमन चिकित्सा, जिसमें हम वात आदि जो हमारे दोष हैं उनका शमन चिकित्सा के द्वारा हम उनकी चिकित्सा, रोगी की चिकित्सा करते हैं। इसके पश्चात जो हमारा है शारीरिक दोषों की चिकित्सा होती है कि शरीर संबंधी दोषों की उत्तम चिकित्सा जो है वो जो हम करते हैं, वात दोष की चिकित्सा बस्ती से करते हैं, पित्त दोष की चिकित्सा विरेचन के द्वारा करते हैं, कफ दोष की चिकित्सा वमन के द्वारा करते हैं। वात दोष में हम तेल का प्रयोग करते हैं, पित्त दोष में घृत का और कफ दोष में हम मधु का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वह उत्तम शमन चिकित्सा मानी जाती है। आज हम यहीं तक अपना ये लेक्चर रखेंगे और मेरे आने वाले विषय में जानने के लिए या आपको ये विषय लाभदायक लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इन वीडियोस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो ये नई वीडियोस हैं वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।